क्लास 8th मैंने आपको आपके हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से बेटा पाठ 3 सिंधु घाटी सभ्यता से पेज नंबर 17 से पेज नंबर 21 के आधे भाग तक आपको पढ़ाया था, जिसमें बेटा मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समझाया था। आज मैं आपको उसके आगे का भाग समझाने जा रही हूँ। वेद। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने का कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। बहुत से हिंदू बेटा वेदों को धर्म ग्रंथ मानते थे, जबकि बेटा इसका असली महत्व तो इस बात का उद्घाटन करता है कि आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क कैसा था, उसकी सोच कैसी थी, उनके विचार कैसे थे, उन्होंने कैसे व्यक्त किया अपने विचारों को। वह मस्तिष्क, वह सोच, वह विचार सचमुच में ही बहुत ही बेटा निराला था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। अतः बेटा वेद का एक सीधा सा अर्थ है ज्ञान का संग्रह, ज्ञान का भंडार, ज्ञान का एकत्र रूप। उनमें न मूर्ति पूजा है न देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। वेद का सीधा अर्थ है बेटा ज्ञान का भंडार। उसमें ना तो मूर्ति पूजा है बेटा और ना ही देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों के जीवन में बहुत उमंग था, जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा उमंग था। उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया है। उस मानव ने बेटा आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया है और वो मृत्यु के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी जो अस्तित्व है, उन्होंने बहुत ही अस्पष्ट ढंग से उस पर विश्वास किया है। ये नहीं कि उन्होंने आत्मा पर तो कम ध्यान दिया और मृत्यु के बाद किसी प्रकार का अस्तित्व है, इस बात का अस्पष्ट ढंग से उन्होंने विश्वास दिखाया है। यानी कि अस्पष्ट ढंग से विश्वास वे करते थे। अब आइए बेटा पेज नंबर 22 पर। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रवाह मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। वेद, पहला वेद है बेटा ऋग्वेद। शायद मानव जाति की यही पहली पुस्तक है। ऋग्वेद में उसने मानव मन के सबसे आरंभिक, ऋग्वेद में मानव के मस्तिष्क, मानव के मन की सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रवाह मिलता है, प्रकृति के प्रति उनका सौंदर्य मिलता है और मनुष्य ने जो भी साहसिक कार्य किए उसके बारे में भी पता चलता है, जो लंबे समय पहले किए गए। यहीं से भारत की तलाश शुरू हुई, उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। ऋग्वेद से पता चलता है बेटा, ऋग्वेद जो है वो सबसे पहला वेद है और ऋग्वेद से ही पता चलता है कि भारत की जो तलाश थी यहीं से आरंभ हुई थी, जो कभी समाप्त नहीं हुई थी। सभ्यता के उषा काल में ही
प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया, पर इस सब से साहस और आनंद का भाव पर इस सब में साहस और आनंद का भाव था। सभ्यता के उषा काल में प्रबल कल्पना थी बेटा। जीवन के प्रति, जीवन में जो छिपे अनंत रहस्य थे उनको जानने के प्रति सजग हुए थे। शक्ति में देवत्व का आरोप किया गया और इस सब में साहस और आनंद का भाव भी दिखाई देता है। यानी उनके अंदर क्या था, उनके जो वे थे उनके अंदर सहज आस्था थी। प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया। तो बेटा हमें वेद से, ऋग्वेद से बहुत सारी बातों का पता चलता है। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस बात का बढ़ावा दिया कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। लेखक ने कहा कि बहुत से ऐसे पश्चिमी लेखक थे जिन्होंने बेटा इस बात को बहुत बढ़ाया। भारतीय लोग जो थे वह परलोक परायण थे, परलोक परायण थे, मानते थे। और लेखक कहते कि मैं तो मानता हूँ कि देश के जितने निर्धन हैं वे सब किसी न किसी हद तक परलोक पर विश्वास करते हैं। जितने भी निर्धन और अभागे लोग हैं वे सब परलोक पर विश्वास करते हैं। हमें भारत में भी और स्थानों की ही तरह विचार और कर्म की दो समांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती। लेखक कहते हैं कि हमें कई स्थानों पर विचार और कर्म की दो विकसित धाराएं दिखाई पड़ती। एक जो जीवन को स्वीकार करती है, एक ऐसी धारा जो जीवन को मानती है, जीवन को स्वीकार करती है, और वहीं दूसरी कौन सी है, दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती। दो धाराएं दिखाई पड़ती हैं। इसमें से एक धारा तो जीवन को मानती है बेटा, और दूसरी जो धारा है वह जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है, कभी दूसरी पर, युगों युगों तक बेटा ये कभी एक पर इसका पलड़ा भारी रहता है, कभी दूसरे पर। परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। लेकिन बेटा वैदिक संस्कृति का जो मूल है, जो वैदिक संस्कृति है उसके मूल में परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं। ऐसा कोई भी नहीं था कि जो निरर्थक मानता, विश्व को निरर्थक मानता। यहाँ पर लेखक ने बेटा आलोचना की है परलोकवादियों की। जब भी भारत की सभ्यता में बहार आई, तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने, नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच सबका विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार पारलौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। जब भी भारत की सभ्यता में हरियाली आई, बहार आई, तब ऐसे दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया। ये बात हमें वेद से पता चलती है कि जब भारत की सभ्यता में बहार आई थी, तब जीवन के हर दौर में, जीवन
और प्रकृति में लोगों ने गहरा आनंद लिया था, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया था। ऐसे ही युग थे जिसमें कला, संगीत, साहित्य, साथ नाचने गाने की कला, चित्रकला आदि का विकास हुआ है। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार पारलौकिकता है वह विश्व को व्यर्थ मानेगी। ऐसा नहीं है कि जो पारलौकिकता को मानेगा तो वह व्यर्थ होगा। वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। मतलब कहने का मतलब लेखक का ये है बेटा, वेद से जो पता चलता है कि ऐसी दो धाराएं थीं जो एक तो जीवन को स्वीकार करती थी और दूसरी ऐसी धारा थी जो जिंदगी से बचकर निकल जाती थी। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर दिखता तो कभी दूसरे पर। वैदिक संस्कृति की जो मूल पृष्ठभूमि थी वह परलोकवादी जो वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि थी वह परलोकवादी या विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं थी। ऐसा नहीं था कि विश्व निरर्थक है। फिर उन्होंने कहा जब जब भारत की सभ्यता में बहार आई तब हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस भी लिया था। कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार क्या था, पारलौकिकता हो तो वह विश्व को व्यर्थ मानती हो। वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। मतलब लेखक ने यहाँ पर बेटा अलग अलग बातों का वर्णन किया है। एक तो ऐसे लोग कि जो विकसित धाराओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया। फिर उन्होंने ऐसा कि अलग अलग युगों में कभी बल एक पर रहा, कभी बल दूसरे पर रहा। फिर उन्होंने परलोकवादी के बारे में उन्होंने बताया कि ऐसे लोग थे जो परलोकवादी थे। फिर उन्होंने सभ्यता में बताया कि जब जब भारत की सभ्यता में बहार आई है तब ऐसे दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया था। जब जब भारत की सभ्यता में एक विकास आया, बहार आई, तब हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया था। जीने की जो उनकी प्रक्रिया थी, जो जीने का ढंग था, उनमें उन्होंने भरपूर आनंद लिया। उन्होंने चित्रकला, रंगमंच, संगीत, नाच गाना आदि सब में उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है उत्साह दिखाया, बहुत ज़्यादा उन्होंने आनंद लिया है। अब आइए बेटा पेज नंबर 23 पर। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी होगी वह हजारों वर्ष तक बनी नहीं रहेगी। यहाँ पर बेटा लेखक ने स्पष्ट कर दिया है। जैसे बताया गया कि परलोकवादी जीवन का रस आदि बातों को मानते थे, तो वहीं लेखक ने कहा कि जो संस्कृति बुनियादी तौर पर जिस संस्कृति की नींव पारलौकिकतावादी होगी तो वह संस्कृति, वह सभ्यता हजारों वर्ष तक बनी नहीं रहेगी। यहाँ पर बेटा लेखक ने पूर्ण रूप से स्पष्ट किया है। तो यहाँ पर बेटा लेखक ने पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया। ऐसे दो धाराएं उन्होंने जिक्र किया, दो धाराओं के बारे में। फिर उन्होंने इसका जिक्र किया कि कभी बल एक पर होता, कभी बल दूसरे पर होता। फिर उन्होंने कहा कि जब जब भारत की सभ्यता में बहार आई है तब हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया। जीवन दृष्टि जिसका आधार पारलौकिकता हो वह विश्व को व्यर्थ मानती हो। वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। लेकिन बेटा लेखक ने यहाँ सारी बातों को खंडन कर दिया। उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि उन्होंने यहाँ पर जैसे बताई दो धाराएं, जीवन की कला, आनंद, तो यहाँ पर कहा कि जो संस्कृति जिसकी नींव क्या हो, पारलौकिकतावादी हो, तो वह हजारों वर्ष तक बनी नहीं रह सकती है। मतलब कि हमारा भारत है, जो हमारी सभ्यता है, उसकी बुनियादी जो थी वो पारलौकिकतावादी नहीं होगी।
तो उन्होंने कहा कि हमारी सभ्यता, हमारा भारत आज भी हजारों वर्ष से बना हुआ है। भारतीय संस्कृति की निरंतरता। अब यहाँ पर बेटा उन्होंने जो ये बात कही, तो भारतीय संस्कृति में निरंतरता बनी हुई है, समाप्त नहीं हुआ। कभी भी भारत की जो संस्कृति है उसका समापन नहीं हुआ, बराबर उसमें क्या रहा, निरंतरता बनी रही। हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। कहते हैं लेखक कि हमें शुरुआत से ही ऐसी सभ्यता और ऐसी संस्कृति दिखाई पड़ती है, न जाने उसमें कितने परिवर्तन हुए, कितने बदलाव हुए, परंतु वह संस्कृति आज भी वैसे के वैसी ही बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करता है। साहित्य, दर्शन, कला, नाटक, जीवन के तमाम जितने क्रियाकलाप हैं अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय उसे विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है। जिस तरह से बेटा एक परिवर्तन, एक बदलाव आता गया, परंतु भारत की संस्कृति में निरंतरता बनी रही। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब वहाँ पर छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई देता है। एक समय ऐसा आया कि जब छुआछूत की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, जो बाद में बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाती है। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है, जो बेटा छुआछूत से प्रारंभ हुई, आगे जाकर आधुनिक युग में जाति व्यवस्था ने वह स्थान ले लिया। छुआछूत फिर जाति व्यवस्था। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई। इसका उद्देश्य था उस भारत की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना जो बेटा छुआछूत से प्रारंभ हुआ, फिर आधुनिक युग में जाति व्यवस्था हो गई, फिर उसके बाद समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना, उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना। किंतु बाद में यह उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागृह बन गई। तो इस तरह से बेटा भारत में निरंतरता बनी हुई थी। लेकिन एक समय ऐसा आया, ऐसा बदलाव हुआ कि छुआछूत की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी, जो छुआछूत बाद में बढ़ते बढ़ते असहनीय हो गया और यही प्रवृत्ति आधुनिक समय में जाति व्यवस्था में बदल गई। फिर उसके बाद बेटा खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई, उसका उद्देश्य था समाज व्यवस्था। तो उससे समाज की व्यवस्था को मजबूती मिली, मानव मन के लिए यह कारागृह बनकर रह गई। क्लास 8 आज बेटा आपको यहाँ तक पढ़ना है और समझना है। जितना बेटा मैंने आपको आज पढ़ाया वेद के बारे में और भारतीय संस्कृति के निरंतरता के बारे में बेटा आज आपको पढ़ना है और समझना है।